हेलो फ्रेंड्स, आज हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो एक्चुअली बात ये है कि इसका ना क्वेश्चन ना मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 साल में एक बार आएगा, अगर आएगा तो मतलब वैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इजी चैप्टर है, सुपर डुपर इजी है, कुछ है नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में ना सबसे पहले तो इसका नाम ही आप समझ जाओ तो आधा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लॉई, या मैं स्क्रीन शेयरिंग दूसरी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को उधर भी लिखना ही पड़ेगा एक्चुअली। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग दूसरी कर लेता हूँ, मतलब नोट दिखाता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। तो देखो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम लोग इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान शुरू कर रहे हैं और आज हम इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान में सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। यार इम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? अगर मैं अपना इम्प्लॉइज का मतलब बताना चाहूँ तो इम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यानी एम्प्लॉय का मतलब द वन हु वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे लिखा हुआ है एक वर्ड स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। मतलब कहने का मतलब दो वर्ड से ये बात क्लियर समझ में आती है। दो वर्ड से मैंने दो वर्ड्स पढ़े, एक मैंने पढ़ा एम्प्लॉई, एक मैंने वर्ड पढ़ा स्टॉक। इसका मतलब दो वर्ड से बात क्लियर समझ में आती है। एम्प्लॉई स्टॉक का मतलब क्या है? इसका मतलब आई एम ऑफरिंग शेयर्स टू द एम्प्लॉइज। मैं अपने शेयर्स जो है वो एम्प्लॉइज को दे रहा हूं। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड से बात समझ में आती है। आई एम की जगह मैं लिखता हूं द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन is offering shares to its employees। अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे रही है। अच्छा, अब बात है कि ये ऑप्शन दे रही है। क्या जरूरी है कि एम्प्लॉय उन शेयर्स को ले ही ले? जरूरी नहीं है। उनको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो लो, आपकी मर्जी, आप नहीं लेना चाहो तो मत लो। तो यानी ऑप्शन का मतलब क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन employee whether to accept or reject the proposal। मतलब एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है सर कि वो एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है। सारा का सारा एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। सर इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है? प्लान हमने ये बनाया है, लेट अस सपोज हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी होती है? आप सब बोलोगे 10 रुपए। लेकिन हो सकता है उस शेयर का मार्केट प्राइस, जो मार्केट में उसका रेट चल रहा है, जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, लेट अस सपोज वो 120 रुपए है। तो अगर किसी बंदे को शेयर लेने हैं तो वो 120 रुपए देगा और जाके शेयर लेगा। 10 रुपए शेयर की वैल्यू तब थी जब आपने इशू किया था। आज कंपनी तरक्की कर गई है, आज कंपनी की वैल्यू, ये आज की वैल्यू 120 रुपए है। ये 10 रुपए क्या है? जब कंपनी ने अपने शेयर इशू किए थे, उस टाइम पे जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो 10 रुपए थी और कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का ही था, इनिशियल 10 रुपए का ही था। लेकिन आज उसकी वैल्यू बढ़ते 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 120 रुपए पहुंच गई है। एक बात बताना, ये 120 रुपए किसकी वजह से पहुंच गई भाई? ये 120 रुपए अपने इंप्लॉइज की वजह से पहुंच गई। इंप्लॉइज ने अच्छी तरीके से काम किया तो जाके ये 120 रुपए पहुंच गई। तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी उन्हें ऑफर करती है कि मैं तुम्हें शेयर्स ऑफर कर रही हूं, लेट अस सपोज 80 रुपीज में। बाकी लोग अगर मेरे शेयर खरीदेंगे तो 120 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन मैं तुम्हें शेयर ऑफर कर रही हूं 80 रुपए में। ये हमने एक प्लान बनाया और ये हमने एम्प्लॉइज को दे दिया। ये हमने एक प्लान बनाया, दिस इज योर प्लान, और ये प्लान हमने लोगों को दे दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने 4 वर्ड्स का मतलब समझाया है ईएसओपी में। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉई का मतलब जो हम लोगों के साथ काम करते हैं,
और अगर मैं और प्रिसाइजली बात करूं तो इंप्लॉय वो इंप्लॉय है यहाँ पे जो जिसका इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं और चला गया ना, अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं और चला गया तो हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। सर ऐसे कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो ओनर्स थोड़ी चलाते हैं कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाने वाले लोग डिफरेंट होते हैं, कंपनी के मालिक डिफरेंट होते हैं। तो कंपनी को जो चला रहा है अगर वही दूसरी कंपनी में उस कंपनी की इंफॉर्मेशन देने लग जाए, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन देने लग जाए तो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो इसीलिए इसीलिए इसी मोटिव से कंपनी एक्ट में ये एक प्रोविजन निकाला हुआ है इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान का, जहां पे कंपनी जो है अपने इंप्लॉई को शेयर होल्डर बना लेती है, ओनर बना लेती है, ओनर बना लेती है। स्पेशल डिस्काउंट की बात नहीं है, मेन मोटिव यहाँ पे क्या है? उनको ओनर बनाने का। मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? उनको ओनर बनाने का, उनको मालिक बना लिया। एक बात बताओ, अब तुम मालिक हो, अब तुम मालिक हो, क्या तुम अपने कंपनी की, तुम मालिक हो, क्या तुम अपनी कंपनी का बुरा चाहोगी? कभी नहीं चाहोगी। क्या तुम कंपनी की इंटरनल नॉलेज किसी बाहर को दोगी? नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। क्योंकि सर अगर आपने इंटरनल नॉलेज बाहर दे दी, फॉर एग्जांपल मैं दो कंपनी के बारे में बात करता हूं, एक है पेप्सी और एक है कोका कोला, और लेटर सपोज यहां पे है मिस्टर बी, डायरेक्टर है जो कि यहाँ पे सारा चीज संभालता है। इसको पता है कि पेप्सी जो है मार्केट में 20 रुपए की बोतल बेचने वाली है, और यही वाली इंफॉर्मेशन ये कोका कोला को बता देता है कि तुम जो है 20 रुपए मत रखना अपना प्राइस, तुम 18 रुपए रखना, 17 रुपए रखना, 20 रुपए से कम रखना। तो ये बात अगर कोका कोला को पता चल जाती है तो इससे क्या होगा कि कोका कोला की सेल तो बढ़ जाएगी लेकिन पेप्सी की सेल कम हो जाएगी, बिकॉज दोनों एक तरीके की ही गुड्स हैं। भाई जिसको पीना है वो तो पेप्सी पिएगा या कोका कोला पिएगा, आई थिंक द टेस्ट इज सेम, एब्सोल्युटली द सेम, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो और अगर मान लो पेप्सी की सेल अगर कम हो जाती है तो मार्केट शेयर तो सर कम ही हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इंप्लॉइज को हम ओनर बना रहे हैं कि अगर लॉस होगा तो उनका भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो हम सबका प्रॉफिट होगा, हम सबका मिलके प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमने ये बेसिक बात करी है कि इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है, किस तरीके से हमें काम करना होता है, बेसिक बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अब मेरी बात समझना, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे आपको ये टर्म्स, वो टर्म्स हम जो थोड़ा डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ टर्म्स। देखो सबसे पहला टर्म लिखो, यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट टर्म्स। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वेस्टिंग पीरियड। अब ये वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल कंपनी ने यहां पे आपको एक ऑप्शन ग्रांट किया, कंपनी ने यहां पे आपको बोला, इंप्लॉइज को बोला, ऑफर ग्रांट करी, ऑप्शन ग्रांट करी कि आप चाहो तो मेरे शेयर्स ले लो, ऑप्शन ग्रांट करी। यहां पे लेटर सपोज आज की डेट क्या है? 6 नवंबर कहाँ है? 6 नवंबर 6 तारीख है ना, 6 अक्टूबर है, 6 नवंबर है सर, डेट तक भूले हुए हैं। हाँ 6 नवंबर 2020, ज्यादा दिन हो गए, 6 नवंबर 2020 है, और ऑप्शन ग्रांट करी इंप्लॉइज को। मेरी बात समझना, लेटर सपोज ऑप्शन ये ग्रांट करी कि मार्केट प्राइस आज का पता है हम लोगों को कि 1500 रुपए मार्केट प्राइस चल रहा है। ठीक है, शेयर की मिनिमम वैल्यू 10 रुपए होती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने बोला कि मैं तुम्हें यही शेयर जो है वो 700 रुपए में दे रही हूँ, ऑफर करा 700 रुपए में। अब सर अब कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर ऐसा क्यों, कोई बंदा नहीं लेगा ये शेयर? यार उसके पास 700 रुपए होने भी चाहिए वो शेयर को खरीदने के लिए, 700 रुपए एट द एंड उसको कंपनी को देने ही पड़ेंगे। 800 रुपए का ऑब्वियसली उसको फायदा हो रहा है, पर 700 रुपए तो फिर भी एट द एंड उसको देने ही पड़ेंगे। अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है कि वो 700 रुपए भी दे सके, तो वो नहीं खरीद पाएगा शेयर। दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी मिनिमम 1 साल का आपको पीरियड देगी कि आप अपना 1 साल, मिनिमम 1 साल, मिनिमम 1 ईयर होता है, मिनिमम 1 ईयर होता है, मिनिमम 1 साल होता है। कंपनी कम से कम 1 साल देगी उनको सोचने के लिए, वो सोचो और डिसाइड करो कि आपको हमारे शेयर लेने हैं कि नहीं लेने। आपको मिनिमम 1 साल मिलेगा, 1 साल से ज्यादा कितना भी मिल सकता है, 1 साल से कम नहीं देगी कंपनी। हाँ मतलब कंपनी बोलेगी कि आप यहां तक डिसाइड कर लो। इसका 1 साल कब पूरा होता है? ये 1 साल रूल है या चॉइस है? ये 1 साल रूल है, ये 1 साल रूल है। जो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 1 साल तो देना ही पड़ेगा। ये रूल किसने बनाया है? सेबी ने बनाया है। सेबी ने रूल बनाया है कि कंपनी को, एम्प्लॉय को ऑप्शन 1 साल के लिए खुला रखना है।
एक साल के लिए खुला रखना है आपको ऑप्शन। ऑप्शन शुड बी ओपन टू ऑल द एम्प्लॉइज फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर। एक साल के लिए मिनिमम ऑप्शन खुला होना चाहिए। उस एक साल के अंदर अंदर आपको अगर चॉइस को अपनी ग्रांट करना है, आप लेना चाहते हो, पैसे दो और ले लो शेयर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी जो है जानबूझ के अपना गलत प्राइस दिखाती है। इंप्लॉइज नए नए आए होते हैं तो इंप्लॉइज को क्या बोलती है, हम तुम्हें शेयर दे देंगे, तुम्हारी ऑप्शन है, तुम्हारी मर्जी, तुम शेयर लेना है तो ले लो। और जानबूझ के कभी कभार क्या होता है कि अपने अकाउंट गलत बना लेती है। तो यार अकाउंट्स कब तक गलत रहेंगे? स्टॉक मार्केट में तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो पता चल ही जाएगा कि मार्केट प्राइस एक्चुअली इसका है क्या। तो इसीलिए कंपनी एक साल देती है एम्प्लॉइज को भी देखने के लिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी को भी देखने के लिए कि हमारा किस तरीके से आगे जाने वाला है साल। तो बेसिकली एक साल मिनिमम सेबी ने डिसाइड किया है, ये मैंने कैसे हटा दिया, ये सेबी ने मिनिमम डिसाइड किया है कि आपका मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। एक साल तो आपको मिनिमम देना है, इससे आप कम नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आ गया कि क्या कैन वेस्टिंग पीरियड बी लेस देन 1 ईयर, नहीं हो सकता। ये बच्चे गलती करते हैं इस चीज में क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स नहीं बताई जाती। और अब तो एमसीक्यू काफी आ गया है, तो मेरे को लगता है कि 1 या 2 नंबर का अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो गड़बड़ नहीं होगी, बहुत बढ़िया बात होगी, आना भी चाहिए। हाँ जी, डाउट है, पूछो। हमें डाउट है कि जैसे मतलब आप एक साल में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ, जो दोनों की शेयर बढ़ेगी, तो फिर जो हमारी जो कंपनी है वो अपने जो एम्प्लॉयज को देगी वो उनका थोड़ा 700 से 800 में करेगी, तो उनका प्राइस थोड़ा बढ़ाएगी। नहीं नहीं, पैसे जो आपने, ये तो ऑप्शन आपने ग्रांट कर दी ना, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन वैसे की वैसे ही रहेगी। आपने बेसिकली एक एंट्री जब आपने ग्रांट करी थी ऑप्शन की तभी एंट्री कर दी, मतलब चाहे शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, चाहे वैल्यू कितनी बढ़ जाए, हमें तो अब काम 1500 से करना है, ऑफर हमने 700 में किया, तो कंपनी मान के चलेगी कि मेरा खर्चा यहाँ पे ही 800 रुपए हो गया है। तो अब कंपनी की वैल्यू कितनी भी बढ़े उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई? मैंने तो अपना एक मैंने माइंडसेट मान के चला, मैंने इस डेट को अपनी एक जनरल एंट्री पास कर दी कि भैया मेरा तो 800 रुपए का यहीं पे लॉस हो गया। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरी वैल्यू कितनी भी बढ़ी? अरे मैंने जनरल एंट्री कहां करी? जनरल एंट्री इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ना, मुझे तो यहाँ पे पता चला। अब आगे वैल्यू कितनी भी बढ़े उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? लोग आएंगे जाएंगे, उसी के हिसाब से तो ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी के हिसाब से ही तो वैल्यू चेंज होती रहती है। हाँ, कम भी हो सकती है। और बेसिकली इसीलिए तो एक साल दिया जा रहा है कि इंप्लॉई बेसिकली एक्सेस कर सके कि हमें एक्चुअली में फायदा कितना हो रहा है। अरे देख सके, कंपनी ने तो पहले दिन ही एंट्री कर दी, कंपनी ने जो अपनी एंट्री बुक करी वो तो पहले दिन ही एंट्री बुक कर दी ना। तो देखो मिनिमम 1 साल होना चाहिए, सभी ये बोलती है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका 1 साल बोलूं तो 5/11/2021 यहां तक आपको ऑप्शन देना पड़ेगा अपने इंप्लॉइज को मिनिमम। इससे ज्यादा तो आप दे ही सकते हो, ये आपको मिनिमम ऑप्शन ग्रांट करना पड़ेगा, ये आपको मिनिमम ऑप्शन ग्रांट करना पड़ेगा। 1 साल का आपको मिनिमम ऑप्शन ग्रांट करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्टिंग पीरियड? मेरे साथ डेफिनेशन लिखो, मैंने आपको बता तो दिया वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, और इसमें बहुत ज्यादा रोल आएगा वेस्टिंग पीरियड का। वेस्टिंग पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ लिखेंगे वेस्टिंग पीरियड, लिखेंगे इट मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच vesting of the option granted to employees। ऑप्शन ग्रांट कर दी, granted to the employees in pursuance of ESOP, in pursuance of ESOP। लिखो वेस्टिंग पीरियड शुड बी ऑफ मिनिमम 1 ईयर, 1 साल के लिए होना ही चाहिए। ब्रैकेट में लिख लो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 ईयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से बात क्लियर है। ठीक है, बेसिकली इसमें पहली यही इंपॉर्टेंट टर्म है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी बेकार ही हैं। ऑप्शन का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, हाँ ऑप्शन का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, वही चीजें लिखी हुई हैं, वो मैंने बता ही दिया। इट इज अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन वगैरह, वो सारी चीजें इजी हैं, वो मैं लिखा नहीं रहा। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उस पीडीएफ में से देख सकते हो, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे आप 2 केसेस बनाओ। केस नंबर 1 लिखो, if the vesting period is 1 year, if the vesting period is 1 year, अगर वेस्टिंग पीरियड आपका 1 साल है सर, लेट अस सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूं, अपने आप ही बनाऊंगा क्वेश्चन को।
लिखेंगे ABC लिमिटेड ग्रांटेड 1500 options to employees of rupees 10 each, market price of the same market price of the same is rupees 120. Market price of the same is rupees 120 at rupees 70 per share. At rupees 70 per share. Vesting period is 1 year. Vesting period is 1 year. Pass the journal entry. हाँ जी, बनाना शुरू करिए जिनको आता है ऑलरेडी। जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझेंगे मेरे सामने, मेरे साथ ध्यान दो। देखो एक बात बताओ, कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, मार्केट प्राइस कंपनी का कितना है भाई? 120 रुपए। मार्केट प्राइस 120 रुपए है और इंप्लॉइज को दे दिया 70 रुपए में। इंप्लॉइज को दे दिया 70 रुपए में। एक बात बताना, पर शेयर कंपनी को कितना लॉस हो रहा है? पर शेयर कंपनी को 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। 50 रुपए का कंपनी को पर शेयर नुकसान हो रहा है। ऐसे कितने शेयर्स पे नुकसान होगा? 1500 पे। कितने पे? 1500 पे। तो टोटल नुकसान कितना हुआ? टोटल लॉस कितना हो गया कंपनी को? 1500 इंटू 50, 15 पंजे 75 और 3 0 यानी 75,000 रुपए का टोटल नुकसान हो गया कंपनी को। 1500 इंटू 50 यानी 75,000 का टोटल लॉस हो गया कंपनी को। मेरी बात समझना, एक जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं, बहुत इजी है, मेरी बात समझना। मैं ये लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन लिखेंगे, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये बहुत लॉजिकल एंट्री है, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। एक बात बताना, 1500 शेयर्स के हिसाब से मानो, बताओ मुझे कंपनी के पास पैसे कितने आए हैं? 120 रुपए का शेयर आपने 70 रुपए में दे दिया, यानी 70 रुपए तो ले ही रहे हो। तो 1500 इंटू 70 तुम्हारा यहां पे आ जाएगा। 15 7 से कितना होता है भाई? 105 और 3 0 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझको बताना, यहां पे तुमने एक्सपेंस निकाला 1500 इंटू 50 का, क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, 70 रुपए आपको मिल गए, 50 रुपए का आपका एक्सपेंस है, तो आपने यहाँ पे 75,000 यहाँ पे लिख लिया। एक शेयर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपए। तो 1500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। ये कहां से आया? 1500 इंटू 10। और बाकी बच कितना गया तुम्हारा? 1,80,000 में से 15,000 गए तो बच गया 1,65,000। तो 1,65,000 आपका एसपीआर हुआ। 1,65,000 आपका एसपीआर हुआ। बात क्लियर है? हाँ जी। शेयर की वैल्यू 10 रुपए से ऊपर हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि जब आपने इशू किया था शेयर तो आपने 20 रुपए पे इशू किया था शेयर। क्वेश्चन में गिवन है जब आपने इशू किया था तो 100 रुपए पे इशू किया था। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर क्या होती है? 10 रुपए। अब अगर तुम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या शेयर की वैल्यू 10 रुपए से कम हो सकती है, तो द आंसर इज नो। 10 रुपए से ज्यादा हो सकती है। ये 10 रुपए बेसिकली क्या है? ये वो प्राइस है जहां पे कंपनी ने इशू किया था। जब इशू किए थे लोगों को, जब कंपनी पहली बार मार्केट में आई थी तो 10 रुपए का शेयर लेके आई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जब आए मार्केट में तो 100 रुपए का शेयर लेके आए। बता सकते हो कब हो सकता है ऐसा? अच्छा, तो कंपनी तो अभी भी आई है मार्केट में क्या? तभी तो देखोगे कितने रुपए में इशू कर रही है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिंगल शेयर। मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी ये बात बोली कि वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 10 रुपए बेसिकली मैं दोबारा बता देता हूँ। 10 रुपए क्या है? जब कंपनी पहली बार मार्केट में आई थी, जब कंपनी नई नई खुली थी, तो कंपनी ने जब कंपनी ने शेयर को इशू किया था तो 10 रुपए में इशू किया था शेयर।
ये मैं बोल रहा हूँ 10 रुपए ये है, और पूरे लाइफ टाइम फिर उसका शेयर 10 रुपए का ही रहेगा, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए ही रहेगी, जो उसकी स्टार्टिंग, हाँ जो उसकी स्टार्टिंग थी, फेस वैल्यू तो 10 रुपए रहेगी। अब मार्केट में बिक रहे हैं वो शेयर 120 रुपए के, 140 रुपए के, वो तो स्टॉक एक्सचेंज है। मान लो कोई बंदा 10 रुपए में बेचने को तैयार ही नहीं है, आप बोल रहे हो भाई कंपनी अच्छी चल रही है, मेरे को डिविडेंड दे रहा है, मैं तो 140 रुपए से कम में बेचता नहीं। सारे लोग बोल रहे हैं कि हम तो 140 से ऊपर, जो बेचने वाले हैं वो बोल रहे हैं हम 140 से कम में बेचेंगे ही नहीं, जो खरीदने वाले बोल रहे हैं ठीक है भाई, बोल रहे हैं कि हम भी दे देंगे 140 रुपए। तो ये जो आप पढ़ोगे बिजनेस स्टडी में कि सप्लाई और डिमांड का जब इंटरसेक्शन होता है तो प्राइस डिटरमाइन होता है, और ये इसी हिसाब से आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब मेरी बात समझो, मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मैं बात सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मार्केट प्राइस इज समथिंग डिफरेंट, वो शेयर का प्राइस नहीं है, शेयर का तो फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही है। आज की डेट में अगर आप कोई लेने जाएगा अगर शेयर कंपनी का, तो 140 रुपए, 150 रुपए या जो भी है मार्केट में जो चल रहा है वो देगा। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये इसने पूछा था, तो इसने थोड़ा आगे का डिस्कशन लेके जा रहा हूँ कि ऐसा कौन से केस में हो सकता है कि कंपनी जो है वो 10 रुपए से ज्यादा में अपना प्राइस, शुरुआत कंपनी अभी भी बनी है, मैं कह रहा हूँ कंपनी अभी अभी बनी है, नई कंपनी अभी अभी आई है, वो जब अपने शेयर इशू कर रही है तो वो 10 रुपए में इशू नहीं करके 20 रुपए में इशू करे, या 50 रुपए में इशू करे, या 100 रुपए में इशू करे, ऐसा कब हो सकता है? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई अच्छी बनी हुई सेटल डाउन कंपनी है वो अपनी दूसरी ब्रांच स्टार्ट करे। परफेक्टली फाइन, वेरी गुड, ये एक बहुत अच्छा आंसर दिया, और यही इसका आंसर हो सकता है। बहुत अच्छा आंसर दिया। आंसर क्या था कि फॉर एग्जांपल रिलायंस की कंपनी है। अब सर रिलायंस की कंपनी को कौन नहीं जानता, रिलायंस ने मान लो एक और कंपनी शुरू कर दी। अब मान लो जब रिलायंस जियो का प्राइस आया था, पता है तुम्हें कितने रुपए का शेयर निकला था? 200 रुपए का एक शेयर निकला था। रिलायंस, सर रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी आपको आज की डेट में देखो, आज की डेट में रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, आज की डेट में देखो रिलायंस स्टॉक प्राइस देखो तो समझ में आएगा, 1000 रुपए से ज्यादा का प्राइस है उसका, और 200 रुपए में देख रही है तो लोग भीड़ तो टूट पड़ी, आओ रे आओ, आओ रे आओ, आओ रे आओ। बात नहीं समझे भाई? रिलायंस जियो तो उस टाइम पे नया नया आया था, फ्री सर्विसेज देना शुरू कर दिया था इंटरनेट का, शेयर का प्राइस तो बढ़ना ही था। अरे इन्वेस्टमेंट जिसके पास ज्यादा है, मुकेश अंबानी की और भी इतनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो भाग थोड़ी जाएगा पैसा मार के तुम्हारा। अरे जो नया नया आया है वो 10 रुपए से ज्यादा लोगों से ले भी नहीं सकता। पूछो क्यों? इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि यार वो तो अगर उसका लॉस हो गया स्टार्टिंग के ईयर में, स्टार्टिंग में तो हर किसी को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल हर किसी को फेस करना पड़ता है। कितने स्टार्टअप, 15 से 20 हजार स्टार्टअप जो है वो एक दिन में टूट जाते हैं। एक रिपोर्ट है 15,000 से 20,000 इंडिया में एक दिन में फेल हो जाते हैं। तो आप समझो स्टार्टअप में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? इसीलिए लोग वक्त 10 रुपए का शेयर निकालते हैं। एक सट्टा है ये कि आपने 10 रुपए के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, अगर बढ़ गया तो बढ़ गया आपका प्राइस, अब तो चांदी हो गई, नहीं बढ़ा तो आप खत्म हो। लेकिन यहाँ पे आपकी रिस्क नहीं है ना, अभी आपने ऑलरेडी रिलायंस स्मार्ट निकाला हुआ है, रिलायंस जियो निकाला है, पता नहीं कितने कितने रिलायंस आ गया। अगर दूसरी ब्रांचेस हैं तो ही शेयर बढ़ा के दे सकते हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ। बात समझ में आ गई? सिंपल सिंपल बात करिए, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब मेरे साथ केस नंबर 2 लिखेंगे। केस था क्या? देखो पूरा एक केस हो गया, केस था क्या? सुनो, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली फाइन। यहाँ पे क्या था? वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का था। अच्छा, तो ये केस था वेस्टिंग पीरियड इज 1 ईयर, मतलब 1 साल आपने इंप्लॉयज को सोचने के लिए दिया कि भैया आप सोच लो आपको हमारे शेयर लेने हैं कि नहीं लेने। 1 साल के बीच के अंदर अगर वो एक्सरसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। केस ये था, इसीलिए एक एंट्री बनी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सर अगर आप ये बोलते केस नंबर 2, इफ वेस्टिंग पीरियड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, इज मोर देन 1 ईयर, इज मोर देन 1 ईयर, क्या बात है, इज मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, इफ द वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। तो क्वेश्चन लिखते हैं सर, क्वेश्चन में यही है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, assume in above example, चलो 3 ईयर मान लेते हैं, वेस्टिंग पीरियड इज 3 ईयर, वेस्टिंग पीरियड is 3 years, pass necessary journal entries, अच्छा मुझे एक बात बताना, अब यहाँ पे तो कंपनी को ये वाली जो बड़ी एंट्री है, ये बड़ी एंट्री कब रिकॉर्ड करनी पड़ी? 1 साल में ही रिकॉर्ड करनी पड़ गई, इसीलिए इसी साल हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली।
इसी साल हमने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड कर ली तीन बार सर। होगी, ये 3 बार नहीं होगी एंट्री, ये तो एक ही बार होगी। इसके बाद करनी। अब कंपनी को एक्चुअल पता कब चलेगा? तीसरे साल के बाद पता चलेगा कि हमारे कितने लोग आए हैं, हमें कितने पैसे आए हैं। कंपनी को तीसरे साल के बाद पता चलेगा। तो पहले साल के एंड में एंट्री करी थी, इसीलिए एक ही एंट्री बनी थी। अब इस वाले केस में कंपनी को तीसरे साल के बाद पता चलेगा कि हमारे पास कितने पैसे आए हैं, तो लास्ट एंट्री इस तरीके से एंट्री होगी। लेकिन एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, सेबी बोलती है कि आपका जितना खर्चा हुआ है ना सर, आपको तीनों सालों में इक्वली राइट ऑफ करना पड़ेगा। आपका जितना खर्चा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा खर्चा राइट ऑफ करना पड़ेगा, पर एक साल में राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा इक्वली। हाँ, तो एक बात बताना, टोटल खर्चा कितना हुआ था? यहाँ पे मैंने निकाला था टोटल खर्चा, मैंने यहाँ पे 75,000 निकाला था। ये देखो 75,000, ये देखो ये 75,000। तो 75,000 को मैं डिवाइडेड बाय 3 करूंगा इसमें, क्योंकि सेबी बोलती है कि भाई आप 3 साल दे रहे हो एम्प्लॉइज को सोचने के लिए, यानी आपका पर ईयर का एक्सपेंस कितना है? क्या पर ईयर का 75,000 का एक्सपेंस है? आंसर इज नो। हर साल थोड़ी 75,000 का एक्सपेंस हो रहा है मेरा, हर साल 75,000 का एक्सपेंस नहीं हो रहा। 25,000 25,000 25,000 करके आपको एक्सपेंस राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन to be write off in each year। हर साल में हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। सर टोटल एक्सपेंस कितना है? टोटल एक्सपेंस है 75,000, हाँ, 25 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस कम्स आउट टू बी 25,000, मतलब 25,000 की आपको एंट्री करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। अब मुद्दे की बात क्या है कि आंसर इतना इजी हो जाएगा कि आप बोलोगे हाँ वाह क्या मजा आ गया। एक बात बताना, एक्सपेंस जो है, हाँ रुक जाओ भाई, एक्सपेंस जो है ये बेसिकली एक्सपेंस है, दिस इज बेसिकली द एक्सपेंस। ये टोटल एक्सपेंस को ही तो मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ। तो एक बात बताना मुझे, एक्सपेंस जब भी आप करते हो तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। भाई आपने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था सर, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है, आपने पढ़ा होगा। तो आप देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यही आप खोल रहे हो और यहाँ पे लिख रहे हो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया सर, टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 25,000 ये आपकी बनी फर्स्ट ईयर की एंट्री। अब ये फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट नहीं है, आपको जो ये एक्सपेंस आपका आया है ना, आपको ये एक्सपेंस को राइट ऑफ करना पड़ेगा P&L से, क्योंकि एक्सपेंस तो सर एट द एंड आपके P&L में जाते हैं। जब आप P&L बनाते हो, कंपनी का प्रॉफिट निकालते हो, तो यहाँ पे जाते हैं एक्सपेंस, तो प्रॉफिट में ले जाओ इस एक्सपेंस को। तो आप एंट्री क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ, ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है खत्म हो जाएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट employee stock option expense, to employee stock option expense, to employee stock option expense account। ये भी 25,000 आ जाएगा और ये भी 25,000 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी बिल्कुल दोनों एंट्रियां सेम होंगी, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बिल्कुल एंट्री सेम पेल दो। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यस, टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 25,000 और 25,000। फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट, this is 25,000 third year। हाँ, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन सेम, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन बस यही है क्या? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, देखो बिल्कुल सेम चल रही है ना। दिस इज 25,000 25,000। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस ही तो आएगा टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन अभी स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। 25,000 25,000। अच्छा अब मेरी बात समझना, लास्ट एंट्री जो आपको करनी है, आप लास्ट एंट्री क्या लिखते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। बस सिर्फ यहाँ पे एक पार्ट समझना है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट लिखता हूँ तो मेरा, क्योंकि देखो सोचो मेरा एक्सपेंस खत्म हो चुका है हर साल में, ये देखो मेरा ये एक्सपेंस डेबिट था, वो एक्सपेंस ऑलरेडी मेरा क्रेडिट हो चुका है, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। वो एक ऑप्शन किसका बचता है, ये लिखने का, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बिकॉज आपने एक्सपेंस को बेसिकली आउटस्टैंडिंग में ट्रांसफर कर दिया है, रुका हुआ, आउटस्टैंडिंग का मतलब रुका हुआ, आपने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, उसको भी तो आपको खत्म करना पड़ेगा उस अकाउंट को। तो बस अब द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट इज आप एक्सपेंस की जगह आउटस्टैंडिंग लिख रहे हो बस। सो द ओनली डिफरेंस इज दिस ओनली। सो बेसिकली व्हाट यू आर राइटिंग इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। यहाँ पे जो आप एक्सपेंस लिखते थे बस वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट आप राइट ऑफ कर चुके हो। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। अब देखो ये 75,000 ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी देखो बिल्कुल सेम एंट्री ऊपर बन रही है, जो अमाउंट ऊपर आए हुए हैं वही अमाउंट आपके आएंगे। ये कितना है, अरे नहीं यार 1,00,000, 1,05,000 वही 10 दिख गया। बाकी बिल्कुल एंट्री सेम ही होगी, 15,000 और 1,65,000। इसको आप उतार लीजिए एक बार, देख लीजिए, जिसने उतार लिया बढ़िया बात है, जिसने नहीं उतार लिया वो एक बार उतार लीजिए इसको। उतार लिया, हाँ जी। बाकी के बच्चे बताओ, उतार लिया? ऑनलाइन में वैदी है, वैदी है अभी ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बाकी के बच्चे मुझे बता दो, वैदी आ गया। मेरे ख्याल से और कोई है भी नहीं, कपिल पाठक साहब तो यहीं पे हैं। वैदी आपको आया समझ में? चलो इतना ही करते हैं फिर।